सबसे पहले मैं आप सभी को आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज डे की हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आज के सभी अवार्डीज को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनके भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं मानता हूं कि आपको मिला यह सम्मान आपके डेडिकेशन, आपके टैलेंट और आपके हार्ड वर्क को मिला हुआ यह सम्मान है। इसके अलावा आज एक बाई एनुअल मैगजीन संवाद को भी रिलीज किया गया है। साथ ही स्पैरो पोर्टल तथा सीओ ऑफिस के तहत कई और पोर्टल्स की भी लॉन्चिंग आज हुई है। इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन निश्चित ही हम सबके लिए मैं मानता हूं सामान्य दिन नहीं है, बल्कि एक बड़ा दिन है। किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों अदृश्य हाथों से भी मिलती है। उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज का दिन उन ऑफिसर्स के और उन पर्सनल के कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने का, उनको यह पहचानने का यह अवसर है जिन्होंने पूरे डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ इस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की तहे दिल सेवा की है। साथ ही आज का दिन एक प्रकार से रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर किसी भी संस्था को स्वयं से दो प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। पहला, यह कि हम कहां थे और अब कहां पहुंच गए। दूसरा, कि अब हमें यहां से कहां तक जाना है, अगली मंजिल हमारी अगली क्या होगी। जब बात राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी संस्थाओं की आती है तो उनके लिए तो दूसरे प्रश्न का महत्व मैं मानता हूं कि और भी अधिक बढ़ जाता है। चूंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एकेडमिया तथा इनोवेशन सिस्टम का जुड़ाव भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए जब इतने सारे डायमेंशंस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी आर्म्ड फोर्सेज को सहयोग देने वाली संस्थाओं को भी निरंतर अपने को विकसित करना ही होगा। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विसेज रक्षा मंत्रालय की इंस्टीट्यूशनल, मैं मानता हूं कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, क्योंकि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इंपॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है। साथियों, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने आपके साथ इस सर्विस के फ्यूचर को लेकर भी कुछ अपने व्यूज, अपने कुछ विचार आप सबसे मैंने साझा किए थे। और मैंने इस कैडर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने, उन्हें बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने तथा कमांड लेवल और सर्विस हेडक्वार्टर्स लेवल और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर उनकी एक्सपर्टीज को और अच्छे से यूटिलाइज करने पर जोर देने की बात कही थी। मैंने CDS और तीनों सेनाध्यक्षों से भी उस समय यह कहा था कि आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज को हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में और अधिक कंट्रीब्यूशन के अवसर कैसे दिए जा सकते हैं, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इनमें से कुछ विषयों पर आप लोगों के द्वारा कार्य भी किया गया है और कई सजेशंस को प्रैक्टिकल शेप देने की दिशा में भी आप सबके द्वारा कदम उठाए गए हैं। जिस तरह से आप लोग आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यह आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को दर्शाता है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, मुझे मालूम है कि आपकी सर्विस को एक खास मैंडेट दिया गया है जो सर्विस रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स के उचित इंप्लीमेंटेशन के लिए है। आपकी सर्विस वह सर्विस है जो इन विषयों पर स्पेशलाइज करती है और चूंकि आपकी सेवाएं
केवल यमोडी में ही हैं, इसलिए आपकी स्पेशलाइजेशन मैं मानता हूं कि और अधिक खास है और अधिक विशेष है। पर साथ ही आज जब इतने महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी यहां एकत्र हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि इनसे आगे जाते हुए कुछ और बिंदुओं पर आप सबको विचार करना चाहिए। मैं 2-3 बातें आपके सामने यहां रखना चाहूंगा जो मैं इस संस्थान को लेकर सोचता हूं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि समय और परिस्थितियां बहुत ही डायनेमिक होती हैं और ये निरंतर बदलती रहती हैं। इतिहास का पूरा इवोल्यूशन ही इसी डायनेमिज्म का ही ये प्रमाण है। लेकिन यदि हम पुराने समय और आज के युग की तुलना करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बदलाव की यह गति पहले के कंपैरिजन में कहीं अधिक तेज हो गई है। जो बदलाव पहले 100 वर्षों में होते थे वे आज 5-10 वर्षों में ही दिखाई देने लगते हैं और यह बात हर क्षेत्र पर लागू होती है। पर डिफेंस सेक्टर में यह डायनेमिज्म और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसलिए रक्षा क्षेत्र में हो रहे इन परिवर्तनों की एनालिसिस करना, इनका विश्लेषण करना यह आवश्यक हो जाता है। साथियों, डिफेंस का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही पुराना है। मानव के विकास के साथ ही उसकी सुरक्षा की आवश्यकताएं भी विकसित हुई हैं। आदि मानव काल के ट्राइबल वारफेयर से लेकर लैंड बेस्ड वारफेयर, कॉलोनियल वारफेयर, वर्ल्ड वार्स और आज के मॉडर्न वारफेयर तक प्रत्येक दौर की एक अपनी विशेषताएं भी रही हैं। लेकिन ट्रेडिशनल और मॉडर्न वारफेयर में सबसे बड़ा अंतर टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म का है। पिछले 25-30 वर्षों में जिस गति से टेक्नोलॉजी ने वारफेयर को बदला है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले युद्ध मुख्यतः भूमि पर, जमीन पर लड़े जाते थे। फिर नेवल सिस्टम का महत्व बढ़ा, उसके बाद एयर पावर भी यह प्रमुख बनी। वास्तव में आज डिफेंस टेक्नोलॉजी का वास्तविक आधार उस इमीडिएट नॉलेज में ही निहित हो गया है जिससे वह टेक्नोलॉजी विकसित होती है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपने मैंडेट और रोल से आगे बढ़कर डिफेंस टेक्नोलॉजी रिसर्च, जियो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और नए विचारों के माध्यम से देश के डिफेंस इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने में आप अपना योगदान करें। आप रक्षा मंत्रालय के परमानेंट कैडर हैं और आपके पास गहरा डोमेन नॉलेज भी है, मैं जानता हूं इसको। इसलिए डिफेंस के मूल विषयों पर भी आपका की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कभी कभी मैंने स्वयं भी यह अनुभव किया है कि कभी कभी आपके सुझाव इतने महत्वपूर्ण होते हैं जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। रक्षा मंत्रालय तो वैसे भी निरंतर विचार, संवाद और मंथन से ही आगे बढ़ता आया है और वैसे तो सभी मंत्रालयों में यह सिलसिला चलता होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। हमारे यहां सेमिनार्स, कॉन्क्लेव्स, सर्विस लेवल डिस्कशंस और इंस्टीट्यूशनल रिव्यूज के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव और नए विचार सदैव सामने आते रहते हैं। इसी प्रकार आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज डे जैसे अवसर भी केवल एक सेरेमोनियल इवेंट नहीं होते, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले विचार विमर्श के बहुत ही एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं और इन्हीं विचारों से भविष्य की दिशा भी तय होती है। अब इनमें से कुछ सुझाव ऐसे होते हैं जिन पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका और गहराई से एग्जामिनेशन भी करने की आवश्यकता होती है और स्वाभाविक रूप से कुछ सुझाव ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल रीजंस के कारण आगे न बढ़ पाएं। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी मीनिंगफुल सजेशन सामने आए वह केवल डिस्कशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके आगे क्या हुआ, उसका रिव्यू हुआ या नहीं हुआ, उस पर कोई डिसीजन लिया गया या नहीं, इसकी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस भी होनी चाहिए। और मेरा सुझाव है कि आप सब इस दिशा में भी एक सुटेबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करने पर विचार करें। ऐसा मैकेनिज्म
जो आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, सिविलियन सर्विसेज डे जैसे इंस्टीट्यूशनल फोरम सहित अलग अलग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, रिव्यूज और डिस्कशन से निकलने वाले इंपॉर्टेंट आइडियाज को कैप्चर करे, उनमें से जिन सुझावों में पोटेंशियल हो उनकी पहचान करे, उसे आइडेंटिफाई करे, उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन भी कराए और उन पर हुई प्रोग्रेस को समय समय पर वह रिव्यू भी करे। साथियों, इस कंटिन्यूटी की भावना के साथ मैं आज इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूं। अब हमें केवल यही नहीं सोचना है कि AFHQ सिविलियन सर्विसेज को उसकी मौजूदा स्ट्रक्चर के भीतर और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हमें इसके आगे बढ़कर एक बड़ा सवाल भी पूछना होगा, अगले 20, 30, 50 वर्षों में भारत का रक्षा क्षेत्र कैसा होगा और उसमें AFHQ सिविलियन सर्विसेज की क्या भूमिका होगी। साथियों, आज हमारी परमानेंट सिविलियन डिफेंस सर्विस पुरानी सोच और पुराने तौर तरीकों तक सीमित नहीं रह सकती है। उसे भी समय के साथ इवॉल्व करना ही होगा और नई कैपेबिलिटीज डेवलप करनी ही होगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि आने वाले वर्षों में इस सर्विस की पहचान भी उसकी इवॉल्विंग रोल, प्रोफेशनल एक्सेलेंस और स्पेशलाइज्ड कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करे। साथियों, एक मॉडर्न प्रोफेशनल सर्विस की पहचान केवल इस आधार पर नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए, केवल इस आधार पर कि उसके ऑफिसर्स किस ऑफिस या हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हैं। उसकी आइडेंटिटी, उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से ही होनी चाहिए। और किसी भी संस्था की सबसे सशक्त पहचान मैं मानता हूं उसके कार्यक्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य, उसकी एक्सपर्टीज और राष्ट्रहित में उसके कंट्रीब्यूशन से ही बनती है। AFHQ सिविलियन सर्विसेज को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ना होगा। साथियों, इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय में हमारा प्रयास AFHQ सिविलियन सर्विसेज को धीरे धीरे डिफेंस मैनेजमेंट के एक प्रोफेशनल कैडर के रूप में विकसित करने का हम होना चाहिए। ऐसा कैडर जो रक्षा क्षेत्र के अलग अलग डायमेंशंस को समझता हो, ज्वाइंट एनवायरनमेंट में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और बदली हुई सिक्योरिटी तथा टेक्नोलॉजी की जरूरतों के अनुसार अपनी एक्सपर्टीज को लगातार अपग्रेड भी करता रहे। यदि ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में AFHQ सिविलियन सर्विसेज केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के डिफेंस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर का एक स्ट्रेटेजिक ब्रेन बनकर उभरेगा। AFHQ सिविलियन सर्विसेज में आने वाले हर ऑफिसर को अपने कैरियर के दौरान डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डायमेंशंस में काम करने और व्यापक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और इंडिविजुअल सुटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के विभिन्न डिपार्टमेंट्स तथा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस में भी उन्हें एक्सपोजर मिलना चाहिए। अभी कहां तक हो पाएगा ये आप लोग जानते हैं। इसे ऑफिसर्स की प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग मेरा मानना है कि वह व्यापक होगी और मिनिस्ट्री को ऐसे प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन को केवल किसी एक डेस्क या डिपार्टमेंट के नहीं बल्कि लार्जर पर्सपेक्टिव से समझते हों। साथियों, आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ग्रेटर ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में AFHQ सिविलियन सर्विसेज के लिए भी यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है कि मिलिट्री और सिविल कंपोनेंट्स के बीच भी ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन के नए आयामों पर भी विचार होना चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रभावी एप्लीकेशन के साथ साथ डिफेंस इकोसिस्टम में और अधिक ज्वाइंटनेस लाई जा सके।
उदाहरण के लिए साइबर वारफेयर आज की युद्ध प्रणाली का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप सभी जानते हैं, यदि AFHQ सिविलियन सर्विसेज के टैलेंटेड और एक्सपर्ट ऑफिसर्स अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर डिफेंस स्पेसिफिक कॉमन साइबर टूल्स विकसित करने पर विचार करें तो वह हमारी आर्म्ड फोर्सेज के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के अध्ययन के लिए भी एक ऐसा फोरम डेवलप किया जा सकता है जहां सिविलियन पर्सपेक्टिव से मिलिट्री हिस्ट्री का अध्ययन हो। इससे नए विचार, नए आयाम और नई सोच यह विकसित होगी, नई समझ विकसित होगी। ऐसी ही अन्य क्षेत्रों में भी अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग कर AFHQ सिविलियन सर्विसेज रक्षा क्षेत्र में और अधिक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन यह दे सकती है। साथियों, हमें यह समझना होगा कि मिलिट्री इंटीग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, मिलिट्री इंटीग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन अलग अलग रास्ते पर नहीं चल सकते। जैसे जैसे हमारे ज्वाइंट और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स ये डेवलप होंगे, वहां पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रोसेसेस और लॉजिस्टिक्स और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, इन सभी क्षेत्रों में कंटिन्यूटी और एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी ही होगी। आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां एप्रोप्रिएट हो वहां ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, डेवलपमेंटल असाइनमेंट्स हों और ऐसे अवसर तैयार किए जाएं जहां दोनों साइड्स एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकें। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स अपने साथ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, कमांड पर्सपेक्टिव और वारफेयर की अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं। वहीं हमारे सिविलियन ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, पॉलिसी एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी लेकर आते हैं। जब ये दोनों स्ट्रेंथ एक साथ आएंगी, एक साथ आती हैं यदि दोनों स्ट्रेंथ्स, तो हमारी डिसीजन मेकिंग और अधिक इन्फॉर्म्ड, बैलेंस्ड और इफेक्टिव होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ AFHQ सिविलियन सर्विसेज के अनेक जनरेशंस ने देश और हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की सेवा की है, उसी कमिटमेंट के साथ आप सभी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे।